नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। चित्र एक उड़ीसा के डोगरिया कंद कबीले में महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। 1895 में बिरसा नाम की एक आदिवासी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियों दूर कर सकती है और अनाज की छोटी सी ढेर को कई गुना कर सकती है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाकों में दूसरे आदिवासी थाल और उराव में शामिल थे। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दिकू कहा जाता था। वे बाहरी लोग थे। उन्होंने इलाकों के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया। अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पारती कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चित्र 2 डोगरिया कंद कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों को से पत्तल बनाई जाती होंगी। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम की खेती करते थे। इसमें कुछ समुदाय झूम की खेती करते थे। झूम की खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपर हिस्से काट देते हैं और जमीन पर एक उगी घास भूस जलाकर साफ कर देते हैं। घुमंत किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में पर्वतीय व जंगलीय पट्टियों में भी रहते थे। आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वह केवल इसी तरह के घुमंतू खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करते थे। वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम करते थे। वह जंगलों में अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खौर समुदाय इसी तरह की समुदाय था। जंगलों से मिलने वाले फल जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियां का इस्तेमाल करते थे। जंगलों में इकट्ठा कई चीज़ें स्थानीय बाजारों में बेचते थे। भारत में आदिवासी समुदायों के इलाके। क्षेत्र 3 इन समुदायों को चावल और अन्य अनाजों कहाँ से मिलते थे। कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चलाना पड़ता था। आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था, लेकिन उनमें से कुछ सारे समुदाय जैसे मध्य भारत बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान बताते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रहते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी बहुत समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी पालते थे। वह चरवाहे थे
जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ रेवल लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक घास खत्म हो जाती थी तो वो दूसरे इलाके चले जाते थे। चित्र 4, ईंधन की लकड़ी ले जाती संथाल लड़की, बिहार 1946। बच्चे उन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल में जाते थे। गतिविधि: बैगा औरतों और मर्द जो काम करते थे उसको ध्यान से पढ़े। क्या आपको उनमें कोई क्रम दिखाई देता है? उनके कामों में क्या फर्क थी? शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों के काम और समय के बारे में साझेदारी एक जैसी नहीं थी। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम मर्द औरतों के बीच कामों में बंटवारे चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियस एल्विन ने 1930 और 1940 दशक में कई साल मध्य भारत में वेगा और कोर समुदायों के बीच बिताए। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़ कर इस समय क्रम और कामों के बारे में को साझा समझा जा सकता है। वह लिखते हैं, व्यवहार मध्य प्रदेश की घूमन तो खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। चित्र 5, पूर्वोत्तर में निसी समुदाय के एक गांव में लट्ठों से बना घर। जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता था। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करते थे। बार बार जगह बदलने की बजाय सार दर सार एक ही जगह रहते थे। ब्रिटिश अफसरों को गौड़ संथाल जैसे जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकार संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वाले लोगों को जंगली और बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। उपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के लिए जीवन पर क्या असर पड़ता है? आदिवासी मुखिया का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियों का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके में नियंत्रण करते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखिया के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्होंने कई बार गांव पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूहों अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वह चाहते थे कि आदिवासी के समूह एक जगह अस्थायी रूप से और खेती करें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का निर्यात स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। जो काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने के लिए अंग्रेज की कोशिश बहुत कायम रही। जहाँ पानी कम और मिट्टी सूखी, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने के लिए झूम काश्तकारों का अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उन्हें खेती अधिक उपजाऊ नहीं दे पाते थे। इसलिए वे पूर्वोत्तर राज्यों से झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए।
चित्र 6 गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। कुमंतु खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्र में अभी भी जारी रही। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया है और खेती के लिए जमीन साफ कर दी गई। चित्र 7 आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी। समतल मैदान और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क को देखें। वन कानून और उसके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ तथा कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जंगलों को राज्य स्थापित की घोषणा कर दी। कुछ जंगल आरक्षित वन घोषित कर दिए। ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। जैसे ही अंग्रेज ने जंगलों के भीतर आदिवासियों में रहने वाले पाबंदी लगा दी, उनके मायने में एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजार करना कहाँ से किया जाए। स्लीपर लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 दशक में वेरियस एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाके का दौरा किया। एल्विस इन लोगों की रीति रिवाजों, उनकी कला और लोक संस्कृतियों को जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं से बहुत सारे गीत इकट्ठा किए, जिनसे इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन से बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। चित्र 8 गोदार औरतें बुनाई करती हुई। चित्र 9 चटाई बुनती हुई। हाजगाग औरत के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक सीमित नहीं था, वह खेत और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ लेकर जाती थी। बहुत सारे आदिवासी समूह में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। 1906 सोग्राम द्वारा असम में 1930 दशक मध्य प्रदेश प्रांत में बौद्ध सत्याग्रह इसी तरह से विद्रोह थे। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों में पाया गया व्यापारिक महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे। वह उपजन खरीदने लगे, नगद कर्जा और मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला था, इन्हें समझने के लिए आदिवासी को कुछ समय लगता। 18वीं सदी में भारतीय रेशम यूरोप बाजार में भारी मांग थी। भारतीय रेशम अच्छी गुणवत्ता सबसे अधिक आकर्षित करती थी। भारत का नियत तेज से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादक पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड, हजारीबाग आसपास रहने वाले संथाल रेशम कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी एजेंडे को भेजकर आदिवासी को कर्ज देते थे। उनके काम कृषि कोमों को इकट्ठा करते थे। 1000 श्रमिकों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे। चित्र 10 बिहार के कोयला खनिक। 1948 1920 के दशक में बिहार झारिया और रानीगंज कोयला खदान में काम करने वाले लगभग 50% खनिज आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानें की गहराई में काम करना केवल शरीर को तोड़ना था, बल्कि खतरनाक था।
अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदान में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मर जाते थे। गतिविधि पता लगाइए, कोयला खदान काम के हालात बदल गए हैं या नहीं। पता लगाइए खदानों के हर साल कितने लोग मरते हैं और उनकी मौत के क्या कारण होते हैं। काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में चाय बागवान फैलने लगे। खनन उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। आसपास के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। नज़दीक से देखने पर 19वीं सदी और 20वीं सदी के दौरान देशों के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 1832 कोल आदिवासी और 1855 संथाल ने बगावत कर दी। मध्य भारत बस्तार विद्रोह 1910 में हुआ। 1940 में महाराष्ट्र में बलि विद्रोह हुआ। बेसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। लहूलुहान मेरे कंधे। आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। बैसड़ों की पूजा करने वाले बैसड़ों कहते हैं। बैसड़ों की पूजा। बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते, स्थानीय आखड़ों में नाचते गाते हुआ। बिरसा के समुदाय लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर से समुदाय की परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाकों के लिए निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वह लोग याद दिलाते थे उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म का प्रचारक के साथ ही कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया, शुद्धता, दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जन विचारों के संपर्क में आए। उसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित हुए। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आग्रह किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सदियों की चर्चा करते हैं जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ों को बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे आदि। अंग्रेजों को बसाने बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मशीनरियों, महाजनपदों, हिंदू गोस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना था। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया। दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटे और गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वह आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में समाज की स्थापना के लिए रावड़ी दिक और यूरोपियों के तबाह कर दें। सन 1900 के बिरसा मुंडा हैज से मृत्यु हो गई। वह आंदोलन ठप रहा। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, औपनिवेशिक सरकार को एक ऐसे कानून लाने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दिकु लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इससे एक बार फिर
जता दिया। अन्यथा विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीक के जरिए काम को अंजाम दिया। फिर से याद करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कल्पना करें, मान लीजिए आप 19वीं सदी के वन गांव में रहने वाले झूम कसरकार हैं। आपको कहा गया है कि जहां आप पैदा हुए हैं अब वह जमीन आपकी नहीं है मानी जाएगी। अंग्रेज अफसरों से मिलकर आप अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहते हैं। आप क्या बताएंगे? सही गलत बताएं। आइए विचार करें, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखिया की ताकत में क्या बदलाव आए? देखो कि आदिवासियों के गुस्से का क्या कारण थे। बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? आइए करके देखें। अपने माता पिता, दोस्तों, शिक्षकों के से बात करके 20वीं सदी अन्य आदिवासियों के विद्रोह के नायकों का नाम पता करें। उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। भारत में रहने वाले भी किसी भी आदिवासी समूह को चुनें, उनके रीति रिवाज, जीवन पद्धति का पता लगाएं। पिछले 50 साल दौरान उनके जीवन में क्या बदलाव आए।